नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद मसले की सुनवाई आज से सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। इस बेंच की अगुवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई करेगी। सुनवाई 2.77 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। 6 जनवरी को अदालत ने इस मसले पर सुनवाई करते हुए इसके लिए बेंच गठित करने की बात कही थी। इस केस से संबंधित 2.77 एकड़ जमीन के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 30 सितंबर 2010 के दिए फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बहाल कर दी थी। इसके बाद पिछले साल मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड इस केस के पक्षकार हैं। आर्थिक तौर पर पिछड़े सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने का बिल राज्यसभा में बुधवार को पास हो गया। दिन भर की चर्चा के बाद राज्यसभा ने इस बिल पर मुहर लगाई। इसके पक्ष में कुल 165 वोट पड़े, जबकि इस बिल के विरोध में 7 सदस्यों ने वोट डाला। लोकसभा ने इस विधेयक को एक दिन पहले मंगलवार को ही मंजूरी दे दी थी। लोकसभा में वोटिंग के दौरान 3 सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया था। इस तरह 124वें संविधान संशोधन बिल पर संसद की मुहर के बाद सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। बहस के दौरान कुछ दलों ने इस विधेयक को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। वहीं इस विधेयक के न्यायिक समीक्षा में टिक पाने को लेकर भी आशंका जताई गई। हालांकि सरकार का दावा है कि कानून बनाने के बाद ये न्यायिक समीक्षा की अग्नि परीक्षा में भी खरा उतरेगा। राज्यसभा से भी बिल पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने सवर्ण आरक्षण बिल पर व्यापक समर्थन मिलने पर ट्वीट कर खुशी का इजहार किया। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि सदन में इस पर काफी जीवंत बहस भी देखने को मिली, जहां कई सदस्यों ने अपनी राय रखी और दोनों सदनों से बिल पास होना सामाजिक न्याय की जीत है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी को मोदी सरकार बजट पेश कर सकती है। संसद का बजट सत्र 13 फरवरी तक चलेगा। इससे पहले संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार को आरक्षण बिल को पास कराने के बाद खत्म हो गया। लोकसभा का सत्र मंगलवार को ही खत्म हो गया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में शुक्रवार से भारतीय जनता पार्टी का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम शुरू होगा। इस राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम में शीर्ष नेतृत्व से लेकर देश भर के जिले के सामान्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। अधिवेशन में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देगी। 19 जनवरी को कोलकाता में विपक्ष का बड़ा जमावड़ा होगा। टीएमसी की इस रैली में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू समेत विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होंगे और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने की विपक्ष की रणनीति तैयार करेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा में एक जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले पीएम मोदी ने यहां विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नमामि गंगे मिशन के तहत यमुना नदी की सफाई भी हमारी प्राथमिकता है। मोदी ने कहा कि आगरा देश के उन शहरों में से एक है जहां स्मार्ट सुविधाएं विकसित हो रही हैं। पीएम ने कहा कि मैंने जब जब उत्तर प्रदेश और देश से समर्थन मांगा है तो भरपूर साथ मिला। मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए लगातार काम करता रहता हूं। मैं हमेशा चाहता हूं कि ऐसे ही हमेशा भारत की सेवा करता रहूं। पीएम मोदी ने सामान्य वर्ग आरक्षण बिल को ऐतिहासिक और सामाजिक न्याय वाला बताया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा में एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ है जो सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करेगा। सरकार ने इस आरक्षण को लेकर किए जा रहे विपक्ष के प्रचार को गलत साबित कर दिया है। पीएम ने यहां सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में भी बताया। पीएम मोदी ने यहां सोलापुर उस्मानाबाद हाईवे और 120 करोड़ की ड्रेनेज लाइन का उद्घाटन किया। साथ ही मोदी ने 1811 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से पीएम आवास परियोजना के तहत 30,000 घरों के लिए हरी झंडी दिखाई। जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान रैली के जरिए लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज कर दिया। जहां राहुल ने किसानों की बात की, वहीं केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। राहुल ने कहा कि जब तक पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा, मोदी जी को सोने नहीं देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पीएम वादा करते हैं कि किसानों और युवाओं की मदद करेंगे, लेकिन जब बैटिंग का वक्त आता है तो डर कर खेलते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे किसान और युवा बैकफुट पर ना खेलें, वे फ्रंट फुट पर खेलें और छक्का मारें। राफेल मामले पर भी राहुल ने पीएम पर बड़ा हमला बोला।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी ने झूठ का जाल बिछाकर सरकार बनाई, लेकिन सरकार ने जिस लापरवाही से शासन किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। किसान रैली को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के 2 दिनों के बाद ही हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया, जिसके बाद अब लोगों में नई उम्मीद जगी है। बीजेपी ने राहुल गांधी की किसान रैली पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कर्ज माफी के नाम पर गुमराह करने का उन्होंने आरोप लगाया। सीबीआई डायरेक्टर के रूप में फिर से कामकाज संभालने के बाद आलोक वर्मा ने तत्कालीन प्रभारी डायरेक्टर एम नागेश्वर की ओर से किए तबादले के आदेश को रद्द कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था। अब सस्ते दामों में एयर इंडिया के बिजनेस क्लास से विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा। कमाई बढ़ाने और खाली बिजनेस क्लास सीट्स को भरने के लिए एयर इंडिया ने अनोखा फॉर्मूला अपनाया। अब नीलामी के जरिए सस्ते में हासिल किए जा सकेंगे एयर इंडिया की बिजनेस क्लास की टिकट। सूत्रों के मुताबिक न्यूनतम नीलामी राशि हर सेक्टर या रूट के लिए अलग अलग होगी। इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास टिकट के किराए के फर्क का तकरीबन 30% न्यूनतम नीलामी राशि होगा। नई दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए यूं तो इकोनॉमी क्लास का टिकट करीब 70,000 रुपए का है, जबकि बिजनेस क्लास 2.5 लाख रुपए या इससे ज्यादा का है। लेकिन अब आप इस सेक्टर पर इकोनॉमी क्लास टिकट बुक करने के बाद मिनिमम 30,000 रुपए में बिजनेस क्लास सीट के लिए बिड कर सकते हैं। हरियाणा के जींद में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। जींद से सीट से विधायक हरिचंद मिड्डा के निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। जींद उपचुनाव में 28 जनवरी को मतदान होगा और 31 जनवरी को नतीजे आएंगे। जीएसटी काउंसिल की 32वीं बैठक आज। बैठक में कई बड़े फैसले होने की संभावना। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर टैक्स छूट देने पर हो सकता है विचार। आर्थिक आधार पर सवर्ण आरक्षण बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए दिल से उन्हें शुक्रिया कहा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी आरक्षण के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सवर्णों को आरक्षण देना ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले के लिए पीएम मोदी को बधाई देता हूं, क्योंकि इससे सबका साथ सबका विकास के नारे को बल मिला है। बिहार के पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि सवर्ण आरक्षण का विरोध कर विपक्ष ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ वोट की राजनीति करती है, उन्हें गरीबों की कोई चिंता नहीं। लोकसभा में सवर्ण बिल पर बहस के दौरान उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बिहार के नियोजित शिक्षक भड़क गए। कुशवाहा ने बहस के दौरान तर्क देते हुए कहा था कि शिक्षक गिनती तक नहीं जानते। बिहार के नियोजित शिक्षकों ने इस बयान के विरोध करते हुए तत्काल माफी मांगने की मांग की और ऐसा नहीं करने पर बिहार में विरोध करने और काला झंडा दिखाने का ऐलान कर दिया। यूपी में भले ही सपा बसपा गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन पोस्टर्स में इसकी झलक साफ दिख रही है। पोस्टर में अखिलेश यादव और मायावती साथ दिख रहे हैं। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी के 2 सांसदों ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बीजेडी सांसदों ने बताया कि उन्होंने 33% महिला आरक्षण को लेकर सहयोग मांगा है। महागठबंधन में कांग्रेस की ओर से बिहार में 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात पर बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों को विधानसभा चुनाव में ही अपना दम दिखाना चाहिए। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने पार्टी दफ्तर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास पहुंचे, जिनके समाधान की उन्होंने कोशिश की। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बिहार की जनता से नॉनवेज नहीं खाने की अपील की। तेज प्रताप ने आमजनों से किसी भी जीव की हत्या नहीं करने की अपील की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बीजेपी पर विधायकों को खरीदने के आरोपों को बल मिला है। कांग्रेस के ही 2 विधायकों ने खुलासा करते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं ने करोड़ों रुपए की पेशकश की थी। मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर चल रहे बवाल के बीच बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर सीधा हमला बोला है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह सनसनी फैलाकर मीडिया में बने रहना चाहते हैं और अपने बयानों के जरिए अपनी पार्टी के विधायकों को भी डराना चाहते हैं, जिससे कि उनकी पार्टी के विधायक भी दूसरे दल में जाने का मन न बनाए। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा। ट्वीट कर बघेल ने कहा कि डॉक्टर साहब से ना तो गौ संभली और ना गवर्नेंस। किसानों के ऋण माफी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक कारणों से कर्ज माफी की बात कर रही है। उन्होंने
मध्य प्रदेश और पंजाब में जो कर्ज माफी की है उसमें केवल फसली ऋण माफ किए हैं, वो भी 2008 से पहले के हैं। उत्तराखंड के किसानों के लिए अच्छी खबर है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। 26 जनवरी से प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना लागू करने की तैयारी है। इसके तहत प्रदेश के किसानों को सहकारिता विभाग के माध्यम से 1 से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जो ब्याज रहित ऋण होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। विष्णुपुर से टीएमसी सांसद सौमित्र खान ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। बिहार में आनंद विहार भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में डकैतों ने तांडव मचाया। किऊल के पास डकैतों ने करीब 30 लाख की संपत्ति लूट ली। वहीं विरोध करने पर यात्रियों के साथ मारपीट भी की। घटना के दौरान ट्रेन में एस्कॉर्ट पार्टी नहीं थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक अंडा कारोबारी से 3 लाख रुपए लूट लिए। बाइक सवार अपराधियों ने दुकान में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान वहां मौजूद अन्य ग्राहकों से मारपीट भी की गई। वारदात की सूचना पर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में भी ले लिया, जिनसे पूछताछ चल रही है। बिहार के समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक छात्र को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में छात्र को समस्तीपुर के एक निजी क्लिनिक में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक दवा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सिवाईपट्टी थाना के खेमकरण गांव की है। पुलिस हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कांकेर में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। युवक सुरेश उपेंडी हिरनपाल से कामता गांव घूमने आया था। उस दौरान नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर बैनर पोस्टर लगा दिए। कानपुर में बिजली ठेकेदार के घर पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और हथियार लहराते हुए फरार हो गए। फायरिंग की वारदात घर पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ठेकेदार ने बसपा के पूर्व विधायक कमलेश दिवाकर पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया। हरियाणा के सोनीपत में सिविल अस्पताल में आपसी रंजिश के चलते 2 गुटों में फायरिंग हो गई। भाई का शव लेकर अस्पताल बदमाश पहुंचा था। वारदात में छोटू गैंग का नाम सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बनगांव शहर की रेल पटरी पर मिले 2 संदिग्ध सामान मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जबलपुर में पुलिस ने सुमित किरार नाम के व्यक्ति को 26 लाख रुपए की स्मैक के साथ पकड़ा है। एसपी अमित सिंह ने बताया कि थाने में पदस्थ एसआई को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर इसे पकड़ा। आरोपी नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा का रहने वाला है। यूपी के हरदोई में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और भारी मात्रा में असला बरामद किया। पुलिस ने मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। ओडिशा के मयूरभंज में एक शख्स की खंबे से बांधकर पिटाई की गई। शख्स पर चोरी का आरोप था। गुस्साए लोगों ने शख्स की पकड़कर पहले तो पिटाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तेलंगाना के हैदराबाद में एक शख्स ने चाकू मारकर दूसरे शख्स को घायल कर दिया। वारदात आसिफ नगर इलाके की बताई जा रही है और विवाद पैसे के लेन देन का था। घायल शख्स को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान आरपीएफ का एक एएसआई घायल हो गया। डीआरएम बार बचे। नागपुर के मोहन नगर इलाके में भीषण आग लग गई। आग किंग्सवे हॉस्पिटल की एक निर्माणाधीन इमारत में लगी थी, जहां आग की वजह से इलाका पूरी तरह धुएं से भर गया और वहां काम कर रहे काफी मजदूर इमारत में फंस गए। फिरोजाबाद में हाईवे पर दौड़ती कार में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मामला मक्खनपुर थाना क्षेत्र का है। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर से जहां आम जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। घने कोहरे की वजह से रेल हवाई सेवा पर असर पड़ा है। कई जिलों में पारा माइनस के पार पहुंच गया है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से बढ़ते मौत के आंकड़े सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं। नए साल में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार जनता से जागरूकता की अपील कर रही है।
सबसे ज्यादा प्रभावित मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र जोधपुर है, जहां अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सीकर और नागौर में 2-2 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं जालौर में स्वाइन फ्लू से 1 मरीज की मौत हुई है। स्वाइन फ्लू से निपटने में चिकित्सा विभाग की सांसें फूल रही है। उत्तराखंड के सभी अस्पतालों में अब ट्रांसजेंडर्स यानी किन्नरों को बेरोक टोक एंट्री मिल सकेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य निदेशालय ने प्रदेश भर के अस्पतालों को लेटर भेजकर ट्रांसजेंडर्स को फ्री मेडिकल एक्सेस मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। कुंभ मेला 15 जनवरी से 3 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुंभ में गंदगी फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वो प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर नजर रखे, साथ ही मामले से जुड़े विभाग की भी मदद करें। कुंभ मेले के दौरान नदी में गंदगी गिराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गंगा नदी को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। 3 दिवसीय 352वें प्रकाशोत्सव को लेकर पटना सिटी का कंगन घाट पूरी तरह से सजकर तैयार है। 11, 12 और 13 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह के जी महाराज का 352वां प्रकाशोत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। 11, 12 और 13 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह के 352वें प्रकाश उत्सव के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पटना पहुंच रहे हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म के प्रोमो पर रोक लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ही एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म के प्रोमो पर रोक लगाने की अर्जी को खारिज किया था। यूपी में द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के रिलीज का विरोध शुरू हो गया है। प्रयागराज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फिल्म के पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। साथ ही सिनेमाघरों में फिल्म दिखाए जाने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। कोलकाता के रहने वाले जयदीप राउत रक्तदान का संदेश लेकर साइकिल के जरिए देश भर की यात्रा पर हैं और लोगों को रक्तदान का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत पिछले साल 5 अक्टूबर को की थी और वे अब महाराष्ट्र के जलगांव पहुंचे हैं। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की गोद ली हुई शेरनी सुंदरी की मौत हो गई। फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने जब इस शेरनी को 2012 में गोद लिया था तो ये सुर्खियों में आई थी। ग्वालियर में एमपी की सबसे उम्रदराज शेरनी रानी का निधन हो गया। रानी बीते 1 महीने से बीमार थी। आपको बता दें कि रानी की उम्र 24 साल थी। गुजरात के वडोदरा में प्राचीन हथियारों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें चाकू, तलवारें, बंदूकें, पिस्टल और तोप भी शामिल हैं। 125 साल की इस म्यूजियम ने इन दिनों साप्ताहिक प्रदर्शनी लगाई है और इसमें 15वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के हथियार शामिल हैं। जर्मनी के पोटेनस्टेन में आयोजित फायर फेस्टिवल में अनोखा नजारा देखने को मिला। इस फेस्टिवल के दौरान शहर से सटे जंगल में करीब 1000 जगह पर आग लगाई गई। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।